हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। आज के इस लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, बहुत ही लॉजिकल वे में हम चीज़ों को समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहली बात, जो हम इनकम टैक्स की पढ़ाई करते हैं, वो इनकम टैक्स का पढ़ाई हमको 3 चीज़ सिखा के जाता है साहब। क्या क्या है? वो है कि हम सबसे पहले तो इनकम कैसे कैलकुलेट करें, देन वो इनकम पे हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, एंड उसके बाद हम और भी दूसरे प्रोविजन पढ़ते हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्शन पढ़ते हैं, देन रिटर्न फाइलिंग पढ़ते हैं। आज का जो ये हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये अपने को क्या बता करके जाएगा कि हम इनकम कैसे कैलकुलेट करें। ओके, देखिए, इनकम टैक्स में इनकम को 5 पार्ट में बांट के रखा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जब भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। ओके, उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। देखिए, अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करूं मैं, तो दुनिया में 2 ही चीजें बिकती हैं, जो दिखती हैं और बिकती हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं, जो नहीं दिखती है फिर भी बिकती है उसे हम सर्विस बोलते हैं। तो गुड्स का बिजनेस किया जाता है एंड सर्विस का प्रोफेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज को बेचता है। जैसे कि वो क्या करता है, रिटर्न फाइलिंग करके देता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना करके देता है, तो वहां से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या होता है, इनकम होता है, काय का फीस मिलता है उसको। तो ये जो फीस मिलता है, ये फीस मिलने पे गवर्नमेंट कैसे उस पर टैक्स लगाएगी, हम ये देखेंगे। दूसरी साइड, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जो फीस कमाया उसके लिए उसको खर्चा भी तो करना पड़ा, उसको एम्प्लॉय रखने पड़े रहेंगे, तो वो जो खर्चा हुआ उसके साथ क्या करेंगे, उसको कंप्यूटर रखना पड़ा रहेगा, उसके बाद से लाइट बिल का खर्चा रहेगा, रेंट का खर्चा रहेगा, तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा इनकम टैक्स में, हम ये सीखने वाले हैं। ओके, तो देखिए, अल्टीमेटली हम बात करें तो यहां पे करने वाले क्या है मालूम है साहब, यहां पे हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसपे क्या होएगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, देखिए, जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन की बात आती है, तो ये तो अकाउंट्स में भी हम करते हैं, तो उसी पे हम टैक्स भर देंगे ना, तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं चलेगा। जो आप अकाउंट में कैलकुलेशन करते हो नेट प्रॉफिट का, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। ओके, आपने बैंक से अगर जो लोन लिया है तो उन लोगों को अपना स्टेटमेंट दिखाना है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन यहां पे आपको टैक्स भरना है, तो वो जो अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसकी बेसिस पे आप नहीं भर सकते। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स में पूरा प्रोविजन बनाया कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आएगा तो वहां पे नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो आज आपको सीख लेना है यहां पे। ठीक है, तो देखिए, जो इनकम है, इनकम के बारे में 2 सेक्शन में बात किया गया है, सेक्शन नंबर 28 एंड सेक्शन नंबर 41। ओके, तो इनकम के बारे में हम क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे क्या इनकम वो टैक्सेबल है या इनकम वो एग्जेम्प्ट है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, दूसरी साइड एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस में अपने को क्या सीखना है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसका गवर्नमेंट हमको डिडक्शन देती है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको गवर्नमेंट अपने इनकम में से माइनस करने को देती है। देखिए, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू होते हैं और दूसरा कैपिटल होते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका 1 साल में ही बेनिफिट खत्म हो जाए। दूसरी साइड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चले। फॉर एग्जांपल, आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप ही बताओ, फर्नीचर क्या 1 ही साल में खराब हो जाएगा? वो तो बहुत साल चलता है, समझ लीजिए 4 साल 5 साल ऐसे चलता है वो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, देखो, जो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है और 1 साल में ही उसका बेनिफिट खत्म हो जा रहा है, उसका आप डिडक्शन ले लो, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप डिडक्शन ले लो। लेकिन दूसरी साइड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका तो बेनिफिट आपको बहुत दिन तक मिलते रहेगा यार, 4 साल 5 साल, तो आप 1 साल में कैसे मैं आपको डिडक्शन दे सकती हूं जो पूरा खर्चा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में उसका। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, कितना साल एसेट चलेगा ना, उतने दिन में आप लो। जैसे कि समझ लो फर्नीचर पे अपना खर्चा गया 1 लाख, और अगर जो 5 साल चलने वाला है तो फर्नीचर का जो खर्चा है उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 20,000 आ रहा है, तो हर साल आप 20,000 का डिडक्शन ले लो इनकम टैक्स में। ये जो डिडक्शन है ये डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाएगा, ये जो एक्सपेंडिचर है वो डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है सेक्शन 32 के अंदर। ओके,
तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो 32 सेक्शन 43D में डील करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ का चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है, तो देखो जो 5 हेड है ना, 5 हेड के अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है। और चार्जिंग सेक्शन ये बताते हैं कि यहाँ पे इस हेड में अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा। तो देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन क्या बोलेगा, सीधी सी बात है, लॉजिकल बात करें तो एक ही चीज बोलेगा कि जो जो इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेशन दिखाती है, नाता दिखाता है, वो सब यहां पे टैक्सेबल होगा। यहां पे जो भी अभी हम इनकम पढ़ने वाले हैं ना, वो सभी इनकम क्या होंगे मालूम है, बिजनेस के रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, देखते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बट ऑब्वियस जो बिजनेस और प्रोफेशन से प्रॉफिट और गेन हो रहा है वो तो यहीं पे टैक्सेबल होगा। दूसरी बात, असिस्टेंस, गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू बिजनेस। तो अगर जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने को ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, जो बिजनेस से रिलेशन दिखाता है, तो भी तो यहीं पे टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद से देखो एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या बोलता है, देखिए गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर को बढ़ावा देना है। क्यों ऐसा, सो दैट एक्सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिल सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव लाती है। वो इंसेंटिव में क्या ला सकती है, देखो कैश असिस्टेंस, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ये तुम कैश लेकर के जाओ, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। दूसरा क्या हो सकता है, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा कि आप सबसे पहले टैक्स बढ़ो जब भी आप एक्सपोर्ट करते रहो और कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करो और आपको वो जो ड्यूटी भरा है आपको वापस मिल जाएगा। या फिर क्या हो सकता है मालूम है, एक लाइसेंस होता है इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस करके। ओके, यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, किसी किसी एक्सपोर्टरों को एक्सक्लूसिव राइट देती है कोई गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो क्या करते हैं एक्सपोर्टर, वो राइट्स को किसी को बेच देते हैं और वहां से इनकम मिल जाता है। तो ये जो तीनों इनकम है ना एक्सपोर्ट के रिलेटेड, गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई ये भी बिजनेस के रिलेटेड है, इसके लिए इनकम टैक्स में आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, अभी जो अगला पॉइंट है वो क्या बोलता है, गिफ्ट, बेनिफिट और परक्विजिट्स, जो बिजनेस के रिलेटेड है वो यहीं पे टैक्स होएगा। ओके, उसके बाद अमाउंट रिसीव फॉर नॉन कॉम्पिटेटिव फीस। देखिए बिजनेस में कभी कभी हमको इसके लिए भी पैसे मिलता है कि हम किसी से कॉम्पिटिशन ना करें। ओके, जैसे कि नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा कोई अपने से कांटेक्ट कर सकता है कि भाई इस एरिया में आप ये बिजनेस मत करो। वो क्यों ऐसा बोलेगा, सो दैट उसका कॉम्पिटिटर्स कोई ना जनरेट होए। तो हम ऐसे ही मान जाएंगे क्या, हम उससे पैसा मांगेंगे कि भाई ये तू 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स है और मैं किसी बस एक ही पार्टी से कांटेक्ट किया कि मैं तेरे को बेचूंगा। वो पार्टी क्या बोला, तू किसी और को मत बेचना, तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो रेडी हो जाएगा। तो यहां पे क्या, क्यों अपने को पैसा मिल रहा है, इसके लिए मिल रहा है कि कंपटीशन ना हो, तो इसीलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव फीस बोलते हैं। और ये भी बिजनेस से तो रिलेशन दिखा रहा है, तो इसके लिए वो भी यहीं पे टैक्सेबल होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। उसके बाद से क्या बोलता है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए ये कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है, कभी कभी हमारे बिजनेस में कोई कोई इंप्लॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट कि आधा बिजनेस उसी पे डिपेंड करता है। अगर जो उसको कुछ हो गया तो हमारा बिजनेस बुरी तरह से फेल हो जाएगा या अफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है मालूम है, मार्केट से एक इंश्योरेंस खरीदती है जिसको हम बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस क्या अपने को अश्योरेंस देता है मालूम है, कि फ्यूचर में अगर जो की पर्सन है उसके साथ कुछ हो जाता है तो मैं तेरे को लॉस का भरपाई करूंगी। तो समझ लो ऐसा अपने को लॉस का भरपाई हो रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे। तो जो अपने को पैसा मिल रहा है बिजनेस में, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसीलिए तुमको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, जो अगला पॉइंट है वो क्या बोलता है, एफएमवी ऑफ स्टॉक ऑन कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस में कोई गुड्स को बेचने के लिए लाते हैं, देन हमारा मन चेंज हो जाता है और हम क्या बोलते हैं कि हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देख अगर जो इस गुड्स को तू मार्केट में बेचा रहता तो तू कमाया रहता और उस पर मुझे टैक्स मिला रहता, लेकिन अभी ये गुड्स का तू क्या कर रहा है, तू तो अपने ही बिजनेस में यूज करने जा रहा है, तो रुक जा, तू यूज कर कोई बात नहीं,
लेकिन तू जिस दिन उसको बिजनेस में यूज करने का डिसीजन लिया उस दिन वो एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू क्या था वो देखो और उस पे आप टैक्स भर दो। ठीक है, तो इसके लिए अगर जो एफएमवी ऑफ स्टॉक ऑन कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट होता है तो भी उस पे अपने को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म और एलएलपी टू द एक्सटेंट अलाउड टू द फर्म एज अ एक्सपेंस डिडक्शन। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है मालूम है कि अगर जो पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, उसके बाद से कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, ओके, तो वहां पे क्या होएगा, अगर जो वो बोनस कमीशन तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को अगर जो उसका डिडक्शन मिल जाता है तो इनके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगा। ओके, जब हम पार्टनरशिप का टैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था चार्जिंग सेक्शन। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कौन कौन से ऐसे इनकम होंगे जो यहाँ पे टैक्स होंगे। देखिए कभी कभी ये डाउट आता है कि यार हाउस प्रॉपर्टी से भी तो इनकम होता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं टैक्सेबल हुआ। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुआ वो इसके लिए नहीं टैक्सेबल हुआ क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हम बिजनेस करने के लिए थोड़े ना रखते, वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, बात ये है कि हमने किसी को रेंट पे दे दिया तो वहां से अपने को रेंट आ गया, तो इसीलिए उसके लिए अलग से एक हेड ही बनाया गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करके, तो वहीं पे वो टैक्स होता है उसका इनकम। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है जिसका यही काम है कि घर को भाड़े पे देना, तो और उसको रेंटल इनकम मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस वो रेंटल इनकम पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो यहां पे क्या होने वाला है मालूम है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वाले में यहां पे हम शेयर्स खरीदने बेचने वाले हैं, कमोडिटी खरीदने बेचने वाले हैं, और मालूम है क्या करेंगे, बस हम सट्टेबाजी के लिए कर रहे हैं, हम उसका डिलीवरी नहीं लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई जब भी ऐसा तुम बिजनेस करो तो उसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मानो, जहां पे आपको चीजों का डिलीवरी नहीं लेना है, बस अनुमान लगा करके प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज सेल ऑफ द शेयर्स एंड द कमोडिटी अदर देन एक्चुअल डिलीवरी। मतलब क्या, यहां पे हम डिलीवरी नहीं लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। ऐसे बिजनेस पे जो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होगा वो सेपरेट कैलकुलेशन होगा, अलग से कैलकुलेट होगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है, ये बिजनेस को आप अलग रखो, और इसीलिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने अलग से प्रोविजन भी बना करके रखा है। जैसे कि जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है वो बस आप ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नॉर्मल जो लॉसेस है बिजनेस के उसको आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस आएगा तो उसका हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का। ओके, आगे क्या बोल रहा है देखो कि फॉलोइंग नॉट स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन। तो ये जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएंगे। वो क्या क्या ट्रांजेक्शन है देखिए, हेज कॉन्ट्रैक्ट। हेज कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, हेज का मतलब होता है सुरक्षा। तो यहां पे हेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो फ्यूचर में होने वाले लॉस है उससे रिकवरी के लिए कि हमको लॉस ना होए आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, दूसरी बात होता है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद कुछ बेचेंगे खरीदेंगे और उसके लिए आज ही डिसीजन ले लिया कि कितने पे बेचेंगे खरीदेंगे। नॉर्मली ये बैंक के साथ किया जाता है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। देन जो तीसरा है तो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव हुआ या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव हुआ थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे कवर हुआ, एक तो हेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तीसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देन ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हुआ, तो इसको हम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया स्पेक्यूलेटिव बिजनेस पे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सेक्शन 29, यहां से जो आगे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो एक्सपेंस के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम एक्सपेंस के बारे में क्या देखेंगे, कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसका गवर्नमेंट हमको डिडक्शन देगी, कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसका गवर्नमेंट हमको डिडक्शन नहीं देगी, कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसका कितना डिडक्शन मिलेगा हम ये भी देखेंगे, 100% मिलेगा, 50% मिलेगा। ओके, इस तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये सेक्शन 29 क्या बोलता है कि जब भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करो तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय एक्सपेंसेस को भी ध्यान में देना।
और जो एक्सपेंसेस कहां पे मेंशन है, तो एक्सपेंसेस मेंशन है अंडर सेक्शन 30 टू अंडर सेक्शन 43D। ओके, अभी देखिए सबसे पहले सेक्शन 30 की बात करते हैं। तो सेक्शन 30 मालूम है किसके बारे में बात करता है, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग के बारे में बात करता है, ठीक है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है। तो कौन कौन से एक्सपेंस के बारे में बात करता है, तो रेंट के बारे में बात करता है, रेट्स के बारे में बात करता है, रिपेयर्स के बारे में बात करता है एंड इंश्योरेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमने देखो इसका डिस्कशन कैसे करना है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है, देन अगर जो ओनर खर्चा कर रहा है तो क्या, एंड देन टेनेंट खर्चा कर रहा है तो क्या। तो सबसे पहला खर्चा है रेंट। तो क्या बोलता है कि अगर जो ओनर रेंट का खर्चा कर रहा है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है। अभी बताओ कोई ओनर है जिसका बिल्डिंग है तो क्या वो खुद को रेंट देगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर जो कोई ओनर है तो उसको बिल्डिंग पे रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन फिर क्या मिलेगा, उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा ना। ओके, टेनेंट है, हाँ तो टेनेंट तो रेंट पे करते हैं तो उनको रेंट का डिडक्शन अलाउड है। ओके, उसके बाद से रेट्स बोले तो म्युनिसिपल टैक्सेस, अपने को बिल्डिंग पे कभी कभी म्युनिसिपल टैक्सेस भरने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो ये ओनर भी भर सकता है फिर टेनेंट भी भर सकता है, तो इसीलिए इसका दोनों को डिडक्शन अलाउड होता है। उसके बाद से इंश्योरेंस, तो बट ऑब्वियस इंश्योरेंस भी दोनों ले सकते हैं, ओनर भी ले सकता है टेनेंट भी ले सकता है, तो दोनों को इसका डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद से जो है वो है अपना रेवेन्यू रिपेयर। रेवेन्यू रिपेयर बोले तो ये छोटे मोटे रिपेयर्स है जिसका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है। तो क्या बोलता है कि ये जो रेवेन्यू रिपेयर्स है ये ओनर भी कर सकता है बिल्डिंग पे एंड टेनेंट भी कर सकता है बिल्डिंग पे, तो इसके लिए दोनों को इसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, अभी देखिए ये जो कैपिटल रिपेयर्स का डिस्कशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिपेयर में क्या बोला जाता है ओनर के केस में कि देखो ओनर, ये जो आपने कैपिटल रिपेयर किया है उसका हम एक ही साथ में थोड़े ना डिडक्शन देंगे, इससे क्या हुआ रहेगा, आपके एसेट का लाइफ बढ़ा रहेगा, इससे आपके एसेट का एफिशिएंसी बढ़ा रहेगा, तो आप इसको कैपिटलाइज कर दो, मतलब एसेट के कॉस्ट में जोड़ दो और डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद से अगर जो टेनेंट कोई कैपिटल रिपेयर कराता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो अगर जो कोई टेनेंट भी कैपिटल रिपेयर कराता है तो उसका पूरा डिडक्शन एक साल में उसको नहीं मिलेगा। सेक्शन 30 में यह बोला गया है कि जो कैपिटल रिपेयर्स है अगर जो कोई टेनेंट करता है तो उसे हम डीम्ड बिल्डिंग मानेंगे, कि ना होते हुए भी मान लिया जाएगा कि जो जितना खर्चा किया है ना टेनेंट ने उतने का बिल्डिंग है टेनेंट के पास, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। समझे क्या बात को, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 31 देख लेते हैं। सेक्शन 31 भी बहुत ईजी है। यहां पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को कवर किया गया है। ओके, 31 में, 30 में बिल्डिंग को कवर किया गया था, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है उसको। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, फिर से वही बात, एक्सपेंसेस ओनर के हाथ में, अगर जो ओनर ने एक्सपेंस किया तो क्या, एंड टेनेंट ने एक्सपेंस किया तो क्या। तो अगर जो रेंट का खर्चा करते हैं तो ओनर को नॉट अलाउड, क्योंकि खुद के प्लांट एंड मशीनरी खुद को रेंट दोगे क्या, इसके लिए नॉट अलाउड। टेनेंट के हाथ में वो अलाउड होगा। देखिए ये जो अपना रेंट है उसको सेक्शन नंबर 37 कवर करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस बट ऑब्वियस दोनों से हो सकता है तो दोनों को अलाउड। उसके बाद से रेवेन्यू रिपेयर्स दोनों को अलाउड। जो कैपिटल रिपेयर्स है जैसा हमने ऊपर डिस्कशन किया सेम यहाँ पे डिस्कशन है। ओके, अभी हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 32 की, जो डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में बात करता है, जो ये बताता है कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसा होगा। ओके, तो देखिए ये सेक्शन में बहुत ही लॉजिकल वे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, तो वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि देखो ये एक्सपेंसेस का जो भी डिडक्शन है, जो आपको खर्चे हुए हैं, इसका मैं एक बार में डिडक्शन नहीं दूंगी। हम पूछते हैं क्यों, तो गवर्नमेंट बोलती है देखो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इससे मिलने वाला बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होने वाला है, तो इसके लिए इससे जो डिडक्शन मिलेगा आपको एक साल में नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर बोला जाता है डिडक्शन यहाँ पे ले कैसे हम, तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक काम करते हैं, आप ये देखो कि आपका ये एसेट कितनी साल चलने वाला है और जो खर्चा हुआ उतने से डिवाइड कर दो। ओके, तो हर साल आपको जो डिवाइड करने के बाद अमाउंट आया उतना उतना डिडक्शन दे देंगे, और जो डिवाइड करने के बाद अमाउंट आता है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली डेप्रिसिएशन है क्या, तो डेप्रिसिएशन का जो डिडक्शन मिलता है
वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है ना साहब, इसमें बहुत सारा एस्टिमेशन लगता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपका एसेट चलेगा तो कितने साल चलेगा। देन आपको ये जानना पड़ेगा कि जब ये एसेट का लाइफ खत्म हो जाएगा तो आपके पास वो जो एसेट है उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा। ओके, तो ये सभी जो चीजें थी जिसकी वजह से क्या होता था, अगर जो गवर्नमेंट आपके हाथ में दे देती है बात कि आप एक काम करो, आप कैलकुलेट करो कि कितना साल आपका एसेट चलेगा, स्क्रैप वैल्यू कितना बचेगा, तो मालूम है क्या होता था, वहां पे टैक्स अवॉइडेंस होता था, लोग मनमानी करते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन खुद के हाथ में लिया। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है मालूम है, यहां पे हर एसेट पे गवर्नमेंट ने खुद से डेप्रिसिएशन रेट डिसाइड करके दिया है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तो 15% के रेट से चार्ज करो, 40% के रेट से चार्ज करो, बिल्डिंग रहेगा तो 5% के रेट से चार्ज करो, 10% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। समझ रहे हो, सो दैट चीजें एक जैसी रह सके। और एक बात याद रखना ये सेक्शन पढ़ते टाइम कि गवर्नमेंट ने चाहा है जितना आसान किया जा सके इस सेक्शन को, जितना आसान किया जा सके डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन को, उतना आसान करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यहां पे हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने को डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। देन जो हम अगला पढ़ाई करेंगे वो क्लास ऑफ एसेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एसेट को 4 कैटेगरी में बांट दिया है, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद हम क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद से ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद से ये जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है उसको हम अगर जो बेच देते हैं तो बेचने के बाद कैसे क्या कैलकुलेशन किया जाएगा, कैपिटल गेन उस पर कैसे कैलकुलेट होगा वो देखेंगे। उसके बाद से हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है जब भी हम चीजों को खरीदते हैं तो। देन और भी जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग उसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस जो हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए सबसे पहली बात, जो एसेट है वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, जो असेसी है, जो बिजनेसमैन है, वो एसेट का ओनर होना चाहिए, तो ही आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। क्या क्या है, तो एसेट बिजनेस में यूज होना चाहिए और असेसी उस एसेट का ओनर होना चाहिए। देखिए, अभी जो एसेट का यूज होता है वो 2 तरह से होता है बिजनेस में। एक होता है एक्टिव यूज और दूसरा होता है पैसिव यूज। एक्टिव यूज मतलब क्या, कोई मशीनरी है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। पैसिव यूज मतलब क्या, एसेट यूज करने के लिए रखा तो है लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर बिजनेस में है, उसकी जरूरत कभी पड़ेगी जब भी आग लगेगा तब, तो आग लगा नहीं तो जरूरत नहीं पड़ा। ओके, और ये जो ओनर है असेसी 2 तरह का हो सकता है, या तो होली हो सकता है या तो पार्सली हो सकता है। तो जैसा रहे अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन उतने पार्ट का उसको मिलेगा। ओके, अभी देखिए क्या बोलता है नोट में कि ये जो डेप्रिसिएशन मिलेगा मालूम है एसेट पे कब से मिलना स्टार्ट होगा, जब आप एसेट को बिजनेस में यूज करना स्टार्ट करोगे, जब भी आप एसेट को पुट टू यूज में डालोगे। गवर्नमेंट से हमने पूछा क्यों साहब ऐसा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो डेप्रिसिएशन आप क्यों क्लेम कर रहे हो, सो दैट आपका इनकम कम हो सके। तो इनकम में से हम कम कभी करने देंगे जब तुम्हारा एसेट कमा करके देगा तब भी ना, और एसेट कमा करके देगा कब, जब उसको पुट टू यूज करोगे तो। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो हम इनकम के सामने तुमको डिडक्शन देने की बात कर रहे हैं, तो हम उसी एसेट पर डिडक्शन देंगे ना जो बिजनेस में इनकम कमाने के काम आया। और एसेट बिजनेस में कमाने के काम आएगा कब, जब उसको बिजनेस में आप यूज करोगे। इसीलिए यहां पे इनकम टैक्स में ऐसा बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन तभी दिया जाएगा एसेट पे जब आप उस एसेट को बिजनेस में यूज करो। ओके, तो ये कंडीशन है। लेकिन देखिए यहां पे 3 ऐसे एसेट्स हैं जो रेडी टू यूज रहे ना तो भी आपको डिडक्शन मिल सकता है डेप्रिसिएशन का। क्या क्या वो एसेट है देखिए, तो एक हो गया अपना स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स मतलब जैसे समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो उसका यूज होगा। समझ लो इलेक्ट्रिसिटी गया ही नहीं
तो रेडी टू यूज तो था लेकिन पुट टू यूज की जरूरत नहीं पड़ी, तो डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर, जब भी आग लगेगा तो ही बुझाओगे ना, तो रेडी टू यूज तो है लेकिन आग लगा नहीं तो जरूरत नहीं पड़ा, तो पुट टू यूज नहीं हुआ। वैसे ही मशीनरी स्पेयर्स, मशीनरी के कुछ पार्ट सही है, तो जब तक मशीनरी खराब नहीं होएगा तब तक इसको हमने यूज नहीं किया इसके लिए। तो ये 3 ऐसे एसेट हैं जो रेडी टू यूज रहेंगे तो भी इस पे आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द बेनिफिशियल ओनर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन है किसके हाथ में अलाउड होगा, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो जो बेनिफिशियल ओनर है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, यहां पे हायर परचेस का एग्जांपल आता है। देखिए, जो हायर परचेस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो जो असेसी होता है पहला इंस्टॉलमेंट भरता है और उसको एसेट का पोजीशन मिल जाता है और एसेट को यूज करने लगता है, लेकिन लीगली उसका ओनरशिप कभी ट्रांसफर होता है असेसी को, तो वो ट्रांसफर होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। ओके, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, आपको बिजनेस में एसेट मिल गया, अभी आप उसको यूज करके इनकम कमा रहे हो, एसेट आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन है वो हम आपको देंगे। इसीलिए बेनिफिशियल ओनर को डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट, लीज एसेट। लीज एसेट में हमेशा याद रखो कि लेसर को डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। ये सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है। आगे अगर जो हम बात करें नो डेप्रिसिएशन ऑन, ये वो एसेट है जिसपे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कौन कौन से वो एसेट्स है, तो सबसे पहली बात लैंड। गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो साहब लैंड का भाव नॉर्मली घटता नहीं है, तो लैंड एक इन्वेस्टमेंट होता है ना कि एक्सपेंडिचर, इसीलिए यहां पे हम आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं देंगे। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गुडविल। तो गुडविल जो है ना साहब, फाइनेंस एक्ट 21 में क्या किया गया मालूम है, गुडविल को इंटेंजिबल एसेट के कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने पूछा क्यों ऐसा साहब, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है मालूम है, जो गुडविल का वैल्यूएशन है, जो गुडविल का कैलकुलेशन है, उसमें बहुत ज्यादा अजम्पशन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस कितनी साल चलेगा, जैसे कि वो बिजनेस चलेगा, कितने कस्टमर आएंगे, वो कितना हमको सेल करके जाएंगे, ठीक है, हम उनको कितना बेच पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेशन बहुत ही वैगी हो जाता है। इसके वजह से यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस होता था, टैक्स इवेजन होता था। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया 1 साल के लिए। और गवर्नमेंट ने मालूम है क्या बोला, फाइनेंस एक्ट 2021 में ये बोला कि विथ इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 गुडविल को इंटेंजिबल एसेट ही नहीं माना जाएगा। तो ये बताओ ना, जब उसको एसेट नहीं मानेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन थोड़े ना मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ओके, और अगर जो मैं आगे बढ़ के बात करूं तो देखिए, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। अगर जो आपके पास एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन बनता है तो आपको वो डेप्रिसिएशन क्लेम ही करना है। ओके, ऐसा नहीं है आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो या ना करो। क्यों ऐसा, सो दैट टैक्स अवॉइडेंस ना हो सके। ओके, बाद में इसको आपको समझेगा जब मैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा। तो अभी देखो, जैसा कि मैंने बात किया कि जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है इनकम टैक्स में, गवर्नमेंट ने चाहा जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी दुनिया में एसेट्स है ना उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया साहब। वो कैटेगरी क्या है, वो क्लास क्या है, तो देखिए, अगर जो मैं टेंजिबल एसेट की बात करूं तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। ओके, और इनटेंजिबल के लिए एक ही कैटेगरी रहने दिया। और देखो इनटेंजिबल में गुडविल तो आएगा नहीं, मैंने लॉजिक बता दिया आपको। तो क्या आ सकता है, जैसे कि नोआ हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ओके, तो देखो ये तो 4 ही क्लास में एसेट को कैटेगराइज किया गया, तो किसी हेड को तो रेसिडुअरी रखना पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन तो 4 हेड है, लेकिन दुनिया में तो लाखों तरह के एसेट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लांट एंड मशीनरी वाला हेड है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन को बहुत वाइड किया गया। उसमें क्या बोला गया कि हर चीज आएंगी जो ये दोनों में नहीं आई। समझे क्या, वो एसेट जो ये दोनों कैटेगरी में नहीं आया वो कहां पे आएगा, प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी जो अपना तीसरा डिस्कशन है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे होने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने हमको डिसाइड नहीं करने दिया, टैक्स पेयर को ये नहीं डिसाइड करने दिया कि आप डिसाइड करोगे किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे।
फिर तो क्या होता था, टैक्स पेयर को ये देखना पड़ता था कि हमारा एसेट कितनी साल तक चलेगा, स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, और हर टैक्स पेयर अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से करता। तो यहां पे क्या होता, लॉ का मिस यूज होने लगता। तो गवर्नमेंट ने बोला मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर एसेट के बारे में एनालिसिस किया और एनालिसिस करके वो एसेट का एक रेट डिसाइड किया कि भाई इस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सबसे पहले रेट के लिए क्या चाहिए, अपने को स्क्रैप वैल्यू चाहिए एंड लाइफ चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया एंड अकॉर्डिंगली वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन रेट का कैलकुलेशन करने वाले हैं या जो रेट पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ने वाले हैं देखिए। तो जो मैंने यहाँ पे रेट लिखा है ना, वो ब्लॉक वाइज लिखा है। ब्लॉक का मतलब क्या, सेम क्लास का एसेट होना चाहिए। ओके, जो हमने यहाँ पे क्लास पढ़ा ना, बिल्डिंग क्लास 1, फर्नीचर क्लास 2, प्लांट एंड मशीनरी क्लास 3, इंटेंजिबल एसेट क्लास 4। तो हमने रेट कैसे डाला है यहाँ पे, तो देखिए सेम क्लास में और सेम रेट में रहा तो उसको हम सेम ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, तो उसको ब्लॉक बोला जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में अगर जो बात करूं तो बिल्डिंग में देखो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 हो सकता है। एक ब्लॉक किसका हो सकता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, जिसपे गवर्नमेंट ने रेट क्या डिसाइड किया है डेप्रिसिएशन का 5%। दूसरा कमर्शियल बिल्डिंग का, जिसपे गवर्नमेंट ने रेट क्या डिसाइड किया है 10%। ओके, टेम्पररी स्ट्रक्चर का, तो यहां पे गवर्नमेंट ने रेट क्या डिसाइड किया है 40%। ओके, गवर्नमेंट ये रेट कैसे डिसाइड की होगी, वो एनालिसिस की होगी कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ऑन एन एवरेज 20 साल तो वो चलता ही है, तो 20-2500, तो इसीलिए हर साल 5% का जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 20 साल में क्या होएगा, 20 साल में 100% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। इस तरह से रेट डिसाइड हुआ। ओके, अभी देखिए आप क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि बिल्डिंग कौन सा है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या टेम्पररी स्ट्रक्चर है, तो उस केस में अपने को कमर्शियल मानना है। ओके, अभी देखो क्लास 2 फर्नीचर की बात करूं तो सभी फर्नीचर पे एक ही रेट है भाई, और वो जो रेट क्या है 10%। तो कोई भी फर्नीचर है उस पे आपके कौन से रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 10% के रेट से चार्ज करना है। ओके, अभी देखो ये प्लांट एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी में एक तो प्लांट एंड मशीनरी रहेगा ही, और क्योंकि ये रेसिड्यूअरी कैटेगरी है इसमें अदर एसेट्स भी आएंगे। मतलब क्या, ये प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में ही डाल दिए गए हैं अदर एसेट भी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक की बात करूं, ब्लॉक 1 जो 40% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें क्या क्या आ सकता है, तो देखिए एरोप्लेन्स आ सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आ सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ सकता है, विंड मिल्स आ सकता है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस आ सकता है, बुक्स एंड एनुअल पब्लिकेशन आ सकता है। ओके, एंड देन कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द एसेसरीज। ओके, ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एसेसरीज। एसेसरी में क्या हो सकता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ओके, स्कैनर हो गया। तो ये सभी चीजों को भी 40% से डेप्रिसिएट किया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स वाला पार्ट आप अच्छे से याद रखना। ओके, अभी हम जो दूसरा डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले मोटर कार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो मोटर कार है, एक तो ऐसा हो सकता है कि हम मोटर कार पे हायरिंग बिजनेस कर रहे हैं, जैसा कि ओला उबर में हमने अपना कार दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो साहब, आपका कार है ना बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे कि आपका टैक्सी है या कार है या बस है, तो वो ज्यादा यूज होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस पे आपको 30% डेप्रिसिएशन। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस में हमने कार रखा है या और कोई ऐसा मोटर व्हीकल्स रखा है जिसको हम यूज करते हैं आने जाने के लिए बिजनेस में, तो गवर्नमेंट बोलती है देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा एसेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने को 15% डेप्रिसिएशन देती है। ओके, अभी आगे देखो एक चीज और है यहाँ पे मोटर कार के बारे में, और वो क्या है मालूम है कि अगर जो मोटर कार आप 23 अगस्त 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच खरीदते हो तो आपको एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर जो हायर में हो तो आपको 30% मिलता था, उसमें 15% जोड़ दो तो 45% हो गया ये। उसके बाद से अदर मोटर कार है तो उसमें 15% मिलता था, और 15% जोड़ दो तो कितना हो गया, 30% हो गया ये। ओके, अभी देखो ये जो ब्लॉक 3 है इसमें अदर भी एसेट्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो ब्लॉक 3 में क्या क्या है, तो एक है अपना ऑयल वेल, दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट्स, देन अप्लायंसेस, उसके बाद से EPABX एंड द मोबाइल फोन एंड अदर प्लांट एंड मशीनरी।
तो ये सभी पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन मिलेगा? 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पे और अच्छे से मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, मोबाइल फोन पे याद रखना 40% नहीं मिलता है डेप्रिसिएशन, 15% मिलता है। ओके, और EPABX मशीन क्या होता है? वो होता है ना कि कॉल करने के बाद वो सामने से कंप्यूटर बोलता है कि इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो 1 दबाओ, हिंदी में बात करना चाहते हो तो 2 दबाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? EPABX मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे केस में अपना डेप्रिसिएशन रेट कितना रहेगा? 15%। ओके, जैसे कि हमने बात किया कि प्लांट एंड मशीनरी का जो कैटेगरी है वो रेसिडुअल ही कैटेगरी है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा दिया रहे प्लांट एंड मशीनरी, ओके, या कोई एसेट्स है जिस पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रेट से चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, जो प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी में आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है मालूम है? 15% के रेट से जनरली आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो प्लांट एंड मशीनरी को जिसका डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करें क्लास 4 में इंटेंजिबल एसेट के बारे में। तो इंटेंजिबल एसेट पे अपने को सभी इंटेंजिबल एसेट पे मालूम है 25% गवर्नमेंट ने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करो पर एनम। ओके, तो ये हो गया अपना डेप्रिसिएशन रेट। इसके साथ ही साथ मालूम है गवर्नमेंट ने क्या किया है साहब? इसके साथ ही साथ अपने को गवर्नमेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को भी अलाउ करती है। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना साहब, ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है, ये रेट में गवर्नमेंट ने क्या किया है मालूम है? कि अगर जो देखो, एक मिनट, हाँ, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है नॉर्मली आपको फुल रेट पे अलाउड होगा, लेकिन अगर जो कोई एसेट्स है जो आपने खरीदा एंड लेस देन 180 डेज यूज किया, जिस साल में खरीदा आपने, तो वहां पे आपको 100% नहीं 50% ही डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। ओके, ये क्या प्रोविजन है देखते हैं। अगर जो कोई एसेट है जिसको आपने खरीद तो लिया है लेकिन अब तक पुट टू यूज नहीं किया है, तो बट ऑब्वियस वो एसेट आपको इनकम जनरेट नहीं करके देगा, तो वो एसेट पे 1 रुपये का भी आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। अगर जो कोई कॉस्ट ऑफ एसेट्स है जो आपने खरीदा भी और बिजनेस में यूज करने के लिए भी डाला, लेकिन आपने यूज कितना दिन किया प्रीवियस ईयर में? लेस देन 180 डेज किया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? जो भी डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा उसका आधा ही आपको अलाउड होगा। मतलब क्या? अगर जो प्लांट एंड मशीनरी पे 40% मिल रहा है तो 40 के जगह पे आपको 20% ही मिलेगा। ओके, और इसको छोड़ करके दूसरे जो रिमेनिंग एसेट्स है उस पे आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है ना? यहां पे जो लेस देन 180 डेज वाला प्रोविजन है ये कभी अप्लाई होगा मालूम है? जिस साल में आपने एसेट खरीदा और उसी ईयर में आपने पुट टू यूज किया, तो ये देखा जाएगा कि आपने 180 डेज यूज किया है कि नहीं किया है। उसके अगले साल में ये नहीं देखा जाएगा। मतलब क्या? उसके अगले साल में आपने पुट टू यूज 1 दिन के लिए भी किया ना, तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। तो देखो वहीं यहां पे मैं लिखा हूं, तो क्या बोला जा रहा है देखो, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस 180 डेज कंडीशन टू बी चेक ओनली इफ ईयर ऑफ परचेस एंड ईयर ऑफ पुट टू यूज इज सेम। ठीक है ना? तो जिस साल में आपने खरीदा और जिस साल में आपने पुट टू यूज किया सेम रहेगा, तो ही 180 डेज का कंडीशन देखा जाएगा कि लेस देन 180 डेज आपने यूज किया तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अदरवाइज डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एट द फुल रेट। नहीं तो क्या होगा? जो फुल रेट है उस रेट से आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। ठीक है, पुट टू यूज इन द नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे अपने को क्या करना है? ये कंडीशन इग्नोर करके अपने को पूरा साल का डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये अपना हो गया कि कितना दिन एसेट यूज कर रहे हो तो कैसे डेप्रिसिएशन मिलेगा उसके बारे में बात। अभी हम बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देती है, लेकिन सभी बिजनेस को नहीं देती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन बस 2 ही तरह के बिजनेस को दिया जाता है। वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, या फिर वो बिजनेस जो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इन्वॉल्व है, तो उनको ही एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। ओके, और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से एसेट पे दिया जाता है? तो बस प्लांट एंड मशीनरी पे दिया जाता है। और मालूम है वो भी प्लांट एंड मशीनरी आप नया खरीदोगे ना तो ही दिया जाएगा। ठीक है,
अभी देखो जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो बस एक ही बार मिलता है, और कौन से रेट से मिलता है? 20% के रेट से मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो जो 20% है आपको मिलेगा कैसे, उसके बारे में अगर जो मैं बात करूं तो जिस साल में आपने खरीदा उस साल में आपने मोर देन इक्वल टू 180 डेज यूज किया क्या? अगर जो मोर देन इक्वल टू 180 डेज यूज किया तब 20% मिल जाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या होगा मालूम है, लेस देन 180 डेज यूज किया तो इस साल में आपको 10% मिलेगा डिप्रिसिएशन। मतलब सीधी सी बात, फिर से जो हमने डिस्कशन किया 180 डेज वाला प्रोविजन, तो यहाँ पे भी हाफ मिल जाएगा, तो 20 का हाफ कितना होता है? 10, तो 10 मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग 10% है वो आपको अगले साल में मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हमने 180 डेज यूज किया या नहीं यूज किया, या हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने का एक मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं। आप देखो, अगर जो प्रीवियस ईयर में आपने एसेट को 3 अक्टूबर तक पुट टू यूज किया है तो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो मालूम है क्या होगा? 180 डेज या उससे ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन 3 अक्टूबर के बाद, जैसे कि 4 अक्टूबर या उसके बाद अगर जो आप एसेट को पुट टू यूज करते हो तो वहां पे लेस देन 180 डेज आएगा, तो ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जब भी 3 अक्टूबर या उसके पहले हम एसेट को पुट टू यूज करते हैं तो वहां पे फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउड होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो एसेट 180 डेज से ज्यादा यूज होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर जो हम एसेट को पुट टू यूज आफ्टर 3 अक्टूबर करते हैं, मतलब क्या 4 अक्टूबर या उसके बाद करते हैं, तो उस केस में जो डिप्रिसिएशन का रेट है वो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो एसेट यूज करेंगे वो लेस देन 180 डेज यूज करेंगे इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बेसिक बातें। अभी देखिए, ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है, कुछ ऐसे प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे नहीं अलाउड होता है। देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो आप, तो आपको ये एक्सेप्शन समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है कि देखो साहब, जो प्लांट एंड मशीनरी जिसपे मैं ऑलरेडी डिडक्शन दे चुकी हूं उस पे मैं एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं देना चाहती हूं। दूसरी बात, ये मैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के बारे में बात कर रही हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को तो दूंगी ही डिडक्शन, लेकिन साथ ही साथ वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लांट एंड मशीनरी को हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करे तो ही डिडक्शन देंगे, ठीक है। तो ये आप लॉजिक को याद रखो और आपको ये अपने आप एक्सेप्शन समझ में आ जाएगा। देखो, जो पहला एक्सेप्शन है एंड जो चौथा एक्सेप्शन है जिसपे एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, ये मालूम है क्या है? इसमें जो प्रीवियस ओनर रहता है या फिर जो करंट ओनर रहता है वो ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर चुका है। जैसे कि देखो, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी तो आप किसी से खरीदे रहोगे ना, तो जो आपको बेचा रहेगा वो भी तो डिप्रिसिएशन क्लेम किया रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो साहब इस पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिडक्शन मिल गया है, तो ऐसे पे मैं एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं देना चाहूंगी, ठीक है। आपको मैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन दे रही हूं, उससे काम चला लो, ओके। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% डिडक्शन अलाउड इन अदर सेक्शन, जैसे कि सेक्शन 35 जो रिसर्च के बारे में बात करता है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका एक ही बार में 100% आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये डिप्रिसिएशन की मगजमारी नहीं होती कि 5 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो, ऐसा कुछ। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो इस केस में मैं ऑलरेडी डिडक्शन आपको दे चुकी हूं, तो आप फिर कौन से मुंह से आकर के मांग रहे हो यार डिडक्शन हमसे। तो इसीलिए ये दोनों केस में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता, ओके। उसके बाद से देखो, ये जो दोनों केस है ना, दूसरा एंड तीसरा, ये किसके रिस्पेक्ट पे है मालूम है? ये प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट्स में तो यूज हो रहा है, लेकिन हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं इस पे भी डिडक्शन नहीं दूंगी एडिशनल डिप्रिसिएशन का। देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। तो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और ऑफिस प्रीमाइसेस में आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप ही बताओ क्या उससे मैन्युफैक्चरिंग होगा? बट ऑब्वियस नहीं होगा, तो इसीलिए नहीं अलाउड है। दूसरी बात, ये जो शिप है, एयरक्राफ्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, तो इससे भी तो मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है ना, तो इसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये जो चीजें हैं अगर जो फैक्ट्री में यूज हो, तो जैसे कि एक ट्रक है, वो फॉर्कलिफ्ट ट्रक होता है ना, जो माल को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखता है, अगर जो वैसा कोई ट्रक है जो हमारे गुड्स को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखता है, तो बट ऑब्वियस वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, तो इसके लिए उस पर डिप्रिसिएशन अलाउड होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन वाला पार्ट भी, ओके। अभी देखिए, इसके बाद से अपने को नोट में क्या दिया है, तो नोट में ये दिया है
कि ट्रक यूज वाला जो मैंने पहले बात किया कि फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो एलिजिबल है। ओके, दूसरी बात, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑल्सो एलिजिबल। तो सीबीडीटी का ये क्लैरिफिकेशन था कि अगर जो कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में है तो उसको भी अलाउड हो जाएगा ये एडिशनल डेप्रिसिएशन। तीसरी बात देखो, ये जो पावर यूनिट है ना, पावर यूनिट को डेप्रिसिएशन के लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया है, बस पावर यूनिट को दिया है। क्या दिया है मालूम है? कि आप चाहो तो WDV फॉलो करो या फिर आप चाहो तो SLM फॉलो करो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको तभी दिया जाएगा जब आप WDV फॉलो करोगे। अगर जो आप SLM फॉलो करते हो वहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अब फिर से अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। यहां पे देखिए, ये जो हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV मेथड का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है सेम क्लास ऑफ एसेट, मतलब एक क्लास अपना बिल्डिंग हो गया, दूसरा क्लास अपना फर्नीचर हो गया, तो इस तरह से सेम क्लास ऑफ एसेट एंड सेम रेट। तो सेम क्लास ऑफ एसेट रहे और सेम रेट रहे तो उसको एक ब्लॉक मान लिया जाएगा। मैं बोला था ना आपको, गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को जितना आसान हो सके बनाने का ट्राई किया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है मालूम है, आपको एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है। आपको क्या करना है मालूम है, क्लास वाइज रेट वाइज एसेट को क्लब कर देना है। जैसे कि आपका कमर्शियल बिल्डिंग 10 है, 10 जगह पे आप बिजनेस चला रहे हो। ओके, और जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात आई तो देखो कमर्शियल बिल्डिंग पे 10% रखता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो ये बिल्डिंग के क्लास में आता है और रेट इसका 10%, तो 10 बिल्डिंग का जो कमर्शियल है अलग अलग आप डेप्रिसिएशन मत कैलकुलेट करो, वो 10 बिल्डिंग को क्लब कर दो। एक आप क्या करो, दो कॉलम बना लो, एक यूनिट का और दूसरा कॉस्ट का। तो कॉस्ट में आपका जो कॉस्ट रहेगा वो दिखा दोगे और यूनिट्स में आपके पास कितने एसेट्स है, जैसे कि 10 बिल्डिंग है तो 10 दिखा दोगे। ओके, तो इस तरह से क्या रहेगी, आसानी बनी रहेगी। तो यहां पे जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा वो ब्लॉक वाइज होगा। ओके, देखो अभी जो अपना अगला डिस्कशन है ना, वो हम ये करने वाले हैं कि आप WDV ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट कैसे करोगे, एंड देन वो कैलकुलेट हुए WDV पे आप डिप्रिसिएशन रेट कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप WDV कैसे कैलकुलेट करते हो, तो WDV कैलकुलेट करना तो बहुत आसान होता है ना। क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो पिछले साल का ओपनिंग WDV हो जाता है वो ले लेते हो। देन ड्यूरिंग द ईयर हमने एसेट कितना परचेस किया उसको ऐड कर लेते हो, तो ये अपना टोटल एसेट आ गया। फिर उसमें से क्या करते हो, जो एसेट आपने सोल्ड किया उसको माइनस कर दो, तो क्या होगा, क्लोजिंग WDV आ जाएगा ना। और ये क्लोजिंग WDV पे क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, और उसको जब भी क्लोजिंग WDV में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो, तो यही यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसा बोला जा रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग WDV लेंगे और ब्लॉक एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऐड होएगा। एक्चुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे, ऑफ द एसेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमने जो एसेट खरीदा प्रीवियस ईयर में, अपने लिए प्रीवियस ईयर जो है उसमें खरीदा, वहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और किस पे ऐड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे ऐड करेंगे। अभी देखो ये जो एडिशन होगा ना, हम उसको 3 लेवल पे करने वाले हैं। क्या क्या 3 लेवल होगा, पुट टू यूज 180 डेज और मोर, उसके बाद से पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, देन परचेज बट नॉट पुट टू यूज। ये हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है, सो दैट हम डेप्रिसिएशन को आसानी से कैलकुलेट कर सके। देखो इस पे फुल रेट का अलाउड होएगा। ओके, यहाँ पे जो रहेगा हाफ रेट पे अलाउड होगा, और यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं होगा ना। तो इसके लिए हम ये अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जो ओपनिंग है उस पे तो फुल रेट से ही अलाउड होगा ना या डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर तो पूरे साल यूज हुआ रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड हो जाता है उस पे OSSC जो सोल्ड कर रहा है वो डेप्रिसिएशन कभी नहीं क्लेम करता है। ठीक है, देखिए तो इस तरह से अपना क्या हुआ, अपना ये टोटल एसेट आ गया। क्या क्या किया हमने, परचेस और ओपनिंग को ऐड करके टोटल एसेट आ गया। उसमें हम क्या करेंगे, एसेट को जो हमने सोल्ड किया, अभी देखो या तो हम इंडिविजुअल एसेट सोल्ड कर सकते हैं या फिर स्लम सेल कर सकते हैं। स्लम सेल बोले तो एक ही साथ बहुत सारे एसेट को बेच दिया।
तो ये दोनों को माइनस कर देंगे और क्या माइनस करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो माइनस करेंगे। तो अपना क्या निकल के आएगा, अपना निकल के आएगा WDV ऑफ द ब्लॉक फॉर डेप्रीसिएशन। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमने पहले ही देख लिया कि हमने कितना दिन यूज किया है, अकॉर्डिंगली रेट अप्लाई कर लेंगे। डेप्रीसिएशन दो कैलकुलेट होगा, एक तो अपना रहेगा जो नॉर्मल डेप्रीसिएशन रहेगा ओ, और जो एडिशनल डेप्रीसिएशन रहेगा ओ। ओके, अभी देखो जो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, तो हम क्या करेंगे, वो रेट अप्लाई करके डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, और ये डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से WDV ऑफ एंड डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करना है। ओके, अभी क्या करते हैं, इतना जो हमने पढ़ाई किया इसके बेसिस पे मैं आपको एक सम सॉल्व कराता हूं, तो और थोड़ा आइडिया आएगा कि हाँ हम यहां पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं। तो देखिए ये सम हमारा पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स अ प्रोपराइटर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है, और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है, अगर जो ये कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा तो वो प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन के साथ साथ एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा। ठीक है ना, आगे देखो, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स उसने दिया है। अभी क्या दिया है, सबसे पहली बात ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस का दिया है, जो पिछली साल का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 कितने का है, 30 लाख का है। तो देखो ये प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2021। तो देखो ये 3 अक्टूबर से पहले यूज हुआ है, ठीक है, एंड पुट टू यूज और खरीदा गया है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होएगा, फुल रेट से अपने को डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, और ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, क्योंकि ये न्यू है तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या आपको? ठीक है, तो ये अपना हो गया 20 लाख। उसके बाद से एक और उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, वो भी न्यू है। न्यू बोलना मतलब दो चीजें हो सकता है ना, या तो वो सेकेंड हैंड खरीदे या तो वो टोटली न्यू खरीदे, तो ये न्यू खरीद रहे हो। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2021। तो देखो ये 8 लाख का है, तो यहाँ पे ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ रहेगा। ये मेरे को कैसे कैलकुलेट किया मैंने, तो देखो जो 3 अक्टूबर या उससे पहले खरीदा वो 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ रहेगा, जो 3 अक्टूबर के बाद खरीदा वो 180 डेज से कम यूज हुआ रहेगा। तो देखो पहला वाला जो दूसरा वाला इंफॉर्मेशन है वो कभी का है 8/6/2021, तो बट ऑब्वियस ये अक्टूबर से पहले का इंफॉर्मेशन है, और ये 15/12/21 का इंफॉर्मेशन है, तो ये 3 अक्टूबर के बाद का इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए ये लेस देन 180 डेज यूज हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हाफ रेट से चार्ज होगा। ओके, अभी बात आता है कंप्यूटर अक्वायर। कंप्यूटर भी तो प्लांट एंड मशीनरी का कैटेगरी में आता है, तो इस पे भी अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। ओके, कंप्यूटर अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2 Jan 2022। देखो इस पे भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया कि ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है, ऑफिस प्रीमाइसेस में हुआ है, और क्योंकि ये इंस्टॉल ऑफिस प्रीमाइसेस में हुआ है आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन थोड़े ना मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े ना यूज होगा। तो समझ रहे हो बात को आप? और देखो यहाँ पे भी ये हाफ रेट से डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। ओके, तो अभी अपने से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 अज्यूम दैट ऑल द एसेट वर परचेज बाई वे ऑफ द अकाउंट पेज चेक। ये अकाउंट पेज चेक का क्या मतलब है आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। ऑल्सो कैलकुलेट द क्लोजिंग WDV। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पूरे अच्छे से ये सम को सॉल्व कर देते हैं तो आपको आइडिया आएगा। सबसे पहले देखो ये जो मशीनरी है, हमारे पास 3 मशीनरी है, ये बता नहीं रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी अदर कैटेगरी में चले गया। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया, तीनों का, इसका एंड इसका प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ओके, अभी बात आता है कि ये तीनों पे रेट क्या लगेगा। तो हमने अदर प्लांट एंड मशीनरी पे कितना रेट देखा था, 15% देखा था। ओके, तो देखो ये क्लास प्लांट एंड मशीनरी है और इसका रेट क्या है, 15% है,
तो ये तीनों का एक ब्लॉक बनाया जा सकता है। दूसरी साइड कंप्यूटर अक्वायर्ड, तो देखो कंप्यूटर भी तो प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन जो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो 40% होता है। तो यहाँ पे भले ही सेम क्लास का है लेकिन रेट तो अलग हो गया ना, तो इसीलिए इसको मर्ज नहीं किया जा सकता। तो हम मर्ज क्या करेंगे, जो प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मतलब क्या, जो ओपनिंग है एंड जो ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस किया, और दूसरा अपना क्या बनेगा, कंप्यूटर्स बनेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। चीज़ों को जल्दी से करने के लिए मैंने क्या किया है, लिख करके रखा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट, प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पर अपना डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, तो अदर कैटेगरी में 15%, तो ये हो गया 15%। उसके बाद से कंप्यूटर पे क्या होगा, कंप्यूटर पे अपना होगा 40%। ओके, आगे मैं बात करूं एडिशनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबिलिटी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे तो एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे यस हो गया ये। ओके, लेकिन कंप्यूटर पे क्योंकि ये ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज हो रहा है नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नो। अगर जो मैं बात करूं ओपनिंग WDV का, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का तो 30 लाख का ओपनिंग WDV है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 30 लाख। दूसरी साइड कंप्यूटर का कुछ ओपनिंग WDV नहीं है। उसके बाद से अगर जो मैं परचेस की बात करूं, परचेस का अपने को यूज मोर देन इक्वल टू 180 डेज में अगर जो मैं आऊं, तो देखो जो अपना सेकेंड वाला प्लांट एंड मशीनरी है, पॉइंट सेकेंड वाला, वो हमने मोर देन 180 डेज यूज किया है, तो यहां पे आ जाएगा ये 20 लाख। ओके, कंप्यूटर मोर देन 180 डेज यूज कोई वाला नहीं है। और ये जो दो इन्फॉर्मेशन है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो तीसरे में दिया है और कंप्यूटर जो चौथे में दिया है, वो हमने लेस देन 180 डेज यूज किया है, तो इस पे क्या डेप्रिसिएशन रेट होगा, तो बट ऑब्वियस हाफ रेट होगा, लेस देन 180 डेज वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पे हम ले लेंगे 8 लाख और यहां पे ले लेंगे 3 लाख। ओके, देखो सेल का तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, मतलब क्या सेल 1 रुपया नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर जो WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, तो ये आएगा 30, 20, 50 और 8, तो 58, तो ये आ गया 58 लैक्स और ये आ गया 3 लैक्स। देखो अगर जो मैं प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात करूं, तो देखो जो ओपनिंग WDV है 30 लाख एंड जो अपना 20 लाख हमने खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, ये 180 डेज से ज़्यादा यूज हुआ रहेगा या उतना यूज हुआ रहेगा, तो इस पे अपने को 15% फुल मिल जाएगा। दूसरी साइड ये जो 8 लाख है, 8 लाख पे अपने को 180 डेज से कम यूज किया है हमने, तो हाफ रेट मिलेगा। ओके, जो कंप्यूटर है 3 लाख का, कंप्यूटर को भी तो हमने क्या किया है, कंप्यूटर को भी लेस देन 180 डेज यूज किया है, तो इस पे भी 40% का हाफ मिलेगा, मतलब 20% मिलेगा। तो देखिए 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय हाफ। ओके, तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन आएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आता है 7,50,000। ओके, उसके बाद से 8 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 60,000। उसके बाद से जो कंप्यूटर है 3 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 40% डिवाइड बाई 2, तो ये भी आता है 60,000। ओके, ये तो हो गया अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर जो मैं बात करूं एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो वो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। और कौन से प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, जो हमने न्यूली खरीदा उसी पे मिलेगा। और दूसरी बात 180 डेज यूज किया या उससे ज्यादा यूज किया तो फुल 20% मिलेगा, अदरवाइज हाफ मिलेगा 10%, और जो बैलेंसिंग 10% है वो अगले साल में मिलेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे जो प्लांट एंड मशीनरी है ये वाला एंड ये वाला, तो इस पे जो 20 लाख वाला है उस पे तो फुल मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 20%। ओके, एंड देन ये जो 8 लैक्स है, 8 लैक्स पे अपने को कितना मिलेगा, इस पे भी 20% तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये 180 डेज से कम यूज हुआ है तो हाफ जो है वो अगले साल में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से अगर तो मैं कैलकुलेशन करूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन का, तो 20 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 20%,
तो ये आता है 4 लाख एंड 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 20% डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 80,000। यहाँ पे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, तो अगर जो मैं क्लोजिंग कैलकुलेट करूँ तो देखो 58 लाख माइनस 7,50,000 माइनस 60,000 माइनस 4 लाख माइनस 80,000, तो ये आ गया अपना 45 लाख 10,000। ओके, और ये जो है 3 लाख में से अगर जो मैं 60,000 माइनस करूं तो ये बचता है 2,40,000। तो इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं मालूम है आपको कि सेल ऑफ एसेट, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है ये भी तो हो सकता है कि वो बेचा जाए ड्यूरिंग द ईयर। जो प्लांट एंड मशीनरी है या जो कंप्यूटर है, जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा वो हमारे पास रहेगा, हम उसको बेच भी सकते हैं। तो बेचेंगे तो देखो ये तो कैपिटल एसेट है, तो यहां पे तो कैपिटल गेन का प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए। हाँ, तो यहां पे कैपिटल गेन का ही प्रोविजन अप्लाई होगा। मालूम है कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन अप्लाई होगा सेक्शन 50। ओके, तो यहां पे हम देखो क्या देखने जा रहे हैं कि जब भी हमारे कैपिटल एसेट सोल्ड हुए तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाएगा, ये हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, तो चलिए समझते हैं अच्छे से इसको। तो देखो जो एसेट सिस्टम है ना साहब, 2 तरह का एसेट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है इनकम टैक्स में। एक क्या है इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, और दूसरा क्या है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। अब तक तो आप ये समझ ही गए रहोगे। तो जो इंडिविजुअल एसेट सिस्टम होता है, यहाँ पे जैसे जैसे इंडिविजुअल एसेट बेचे जाते हैं वैसे वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते जाते हैं। लेकिन जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में आते हैं तो इंडिविजुअल एसेट का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। यहां पे आइडेंटिटी किसका रहता है? आइडेंटिटी ब्लॉक का रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो ब्लॉक की आइडेंटिटी रहती है, तो जब भी इंडिविजुअल एसेट बेचे जाते हैं तो वहां पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट करना रहता है, बल्कि ये तो हम तो ये मानते हैं कि कोई इंडिविजुअल एसेट बिका ना तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गया। बात समझा आपको? तो देखो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर जो ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में एसेट सोल्ड होता है तो वहां पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो समझने जा रहे हैं। ओके, तो देखो केस 1 में क्या देखते हैं, जैसे कि समझ लो एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक में 10 एसेट है और 10 के 10 एसेट सोल्ड हो गए, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सब एसेट बेचने के बाद पॉजिटिव बैलेंस आया तो क्या, नेगेटिव बैलेंस आया तो क्या। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट एंड नंबर ऑफ एसेट। ओके, यहाँ पे ओपनिंग WDV था कितने का, तो 4 लाख का था और उसमें एसेट कितने थे, तो 6 एसेट थे। उसके बाद से क्या हुआ, हमने एसेट परचेज किया। एसेट परचेज कितना किया, तो 4 किया, और उसका कॉस्ट कितना पड़ा हमारे को, तो हमको कॉस्ट पड़ा उसका 14 लाख का। तो देखो हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं अभी, तो अभी के लिए टोटल एसेट 10 है, और ये जो 10 एसेट्स है उसका WDV कितना है, तो उसका WDV है कितना, 18 लाख रुपया। ठीक है ना, तो ये जो 18 लाख WDV है, अभी हमने क्या किया मालूम है, 10 के 10 एसेट को बेच डाला, और 10 एसेट को जब मैंने मार्केट में बेचा तो कितना मिला मुझे मालूम है क्या आपको, 10 एसेट को बेचने का मेरे को मिला 12 लाख रुपया। मतलब क्या, मेरे को कितना कम मिला, तो मेरे को कम मिला 6 लाख रुपया, और मेरा पूरा एसेट बिक गया। तो अगर जो मैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बात करूं तो आप बताओ क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? अरे डेप्रिसिएशन तो तभी मिलता जब भी आपके पास एसेट होता, तो यहाँ पे एसेट नहीं है तो इसके लिए डेप्रिसिएशन भी नहीं है। ओके, दूसरी साइड ये जो 6 लाख अपने को कम मिला ये क्या है, तो देखो ये अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। ओके, दूसरी साइड तो ये तो पॉजिटिव बैलेंस आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। ये भी तो हो सकता है कि हम ज़्यादा का बेच दिए तो क्या होगा, जैसे कि हमारा जो WDV है वो 18 लाख का है जिसमें 10 एसेट हैं, और हमने जब इसको बेचा तो ये 20 लाख का बिका। ओके, 10 के 10 पूरे एसेट्स, तो इसमें हमको देखा जाए तो हमको तो 2 लाख ज़्यादा मिल गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके,
और यहाँ पे अगर जो डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो फिर वही बात, एसेट नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं। ओके, अभी देखो अगर जो मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करूँ नेक्स्ट ईयर में, तो बट ऑब्वियस ना ही तो अपना ब्लॉक होगा और ना ही WDV होगा। ओके, दोनों केस में। आगे देखो, ये थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन है कि कैपिटल गेन और लॉस अंडर द ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि देखो यहां पे जब यह ब्लॉक के केस में एसेट बेचो तो ये नहीं देखने जाओ आप कि उसको हमने यूज कितना दिन किया, हमेशा शॉर्ट टर्म मानो। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम लाया, तो यहां पे क्या हुआ, सभी एसेट को एक ब्लॉक बना दिया। तो अगर जो गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि नहीं सभी एसेट का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करो, तो फिर तो हम फिर से उसी झमेले में पड़ जाते हैं यार, टैक्स पेयर इसी झमेले में पड़ जाता, हर एसेट का उसको कैलकुलेशन रखना पड़ता कि कभी खरीदा कभी बेचा, तो फिर इजी कैसे हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ एसेट गुम हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, इंडिविजुअल एसेट लेवल पे बात ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, सभी एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की आइडेंटिटी गुम हो जाती है जब भी हम ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम की बात करते हैं। ओके, सो केस 2, सम एसेट आर सोल्ड, तो थोड़े बहुत एसेट सोल्ड हो रहे हैं और पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है या फिर निगेटिव बैलेंस आ रहा है। मतलब क्या, अभी यहाँ पे अपना जो 10 एसेट है ना, तो 10 का 10 नहीं बिकेगा, 10 में से 9 बिकेगा। ओके, तो फिर अगर जो पॉजिटिव बैलेंस आ जाए तो क्या करेंगे, एंड देन निगेटिव बैलेंस आ जाए तो क्या करेंगे, वो समझने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से अपने पास 18 लाख का WDV था और 10 एसेट था। ओके, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे अपना 9 एसेट बेच दिया 12 लाख का। तो देखो अभी अपने पास बैलेंस कितना आया, तो बैलेंस आया 6 लाख का और एसेट भी यहाँ पे है एक। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो साहब यहाँ पे तो आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गया, तो देखो यहाँ पे आपका एसेट भी है और इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने को मिलेगा। ओके, तो जब भी फ्यू एसेट सोल्ड हो और पॉजिटिव बैलेंस आए तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई ब्लॉक भी है, ब्लॉक में एसेट भी है एंड देन उसका कॉस्ट भी है, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो फॉर द फर्दर ईयर्स। ओके, दूसरी साइड अगर जो फ्यू एसेट सोल्ड होते हैं और निगेटिव बैलेंस आ गया तो क्या, जैसे कि यहाँ पे 18 लाख का अपना WDV था जिसमें 10 एसेट्स थे, हमने 9 एसेट को बेच दिया 20 लाख में। अभी क्या हो गया, जो एसेट का भाव आ गया वो बेचने के बाद जो बैलेंस बच गया वो है अपना 2 लाख का, और यहाँ पे एक एसेट है और ये जो 2 लाख है ना वो माइनस में। आप बताओ क्या रियल एसेट माइनस में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा एसेट तो रहेगा, मतलब काउंट में तो एसेट रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू 0 कर दो। ओके, तो ये जो 20 लाख है, ये जो 2 लाख है उसको हम मानेंगे क्या, तो ये जो 2 लाख है इस 2 लाख को हम मानेंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके, समझ गए क्या? और नेक्स्ट ईयर में आए ओपनिंग WDV क्या होगा, तो ओपनिंग WDV के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो जब ही पॉजिटिव बैलेंस आ गया तो यहाँ पे 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस आ गया और एक एसेट आ गया। ओके, और यहाँ पे जब ही निगेटिव बैलेंस आ गया तो ओपनिंग बैलेंस अपना नील आ गया और अपना नंबर ऑफ एसेट 1 रहा। समझे ना आप? ओके, देखो यहाँ पे समरी में अगर जो मैं बात करूँ, ब्लॉक ऑफ एसेट जब भी बिकता है तो क्या होता है, ऑल एसेट सोल्ड हो गए और पॉजिटिव बैलेंस आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। उसके बाद से निगेटिव बैलेंस आ गया तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। दूसरी साइड थोड़े से एसेट बिके हैं, जैसे कि 10 में से 9 बिके और वहां पे पॉजिटिव बैलेंस आ गया, तो भाई अपना एसेट भी है और वैल्यू भी है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो। दूसरी साइड अगर जो निगेटिव बैलेंस आ गया तो हमारे पास एसेट तो है लेकिन कभी एसेट का निगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता, तो एक काम करो, जितना निगेटिव बैलेंस आया है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लो, और जो एसेट है नंबर तो चलता जाएगा लेकिन वैल्यू में हमेशा नील रहेगा, और क्योंकि नील रहेगा तो डेप्रिसिएशन 0 रहेगा। दूसरी साइड से ये भी बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन निगेटिव थोड़े ना हो सकता है यार। ओके, अभी देखो अब तक जो हमने डिस्कशन किया वो ये था कि जब भी ब्लॉक ऑफ एसेट सोल्ड होगा तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। जो अगला डिस्कशन होने वाला है वो ये बात करने वाला है कि जब भी इंडिविजुअल एसेट सोल्ड होगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। ठीक है, जब भी हम इंडिविजुअल एसेट के थ्रू अकाउंटिंग करें, ठीक है ना, जो हमारा अकाउंटिंग का 2 मेथड था ना, देखिए
जो हमारा अकाउंटिंग का मेथड था इंडिविजुअल एसेट सिस्टम और ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, तो अभी इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में अगर जो कोई एसेट सोल्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने को ईच सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, इफ द पावर यूनिट फॉलो एसएलएम देन दे आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। अगर जो कोई पावर यूनिट स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, तो इनकम टैक्स में ऐसा बोला गया है कि आपको कंपल्सरीली इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। और एसएलएम का जो ऑप्शन दिया गया है बस पावर यूनिट को ही दिया गया है, ठीक है। अंडर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल ऑफ द ईच एसेट। तो जितने एसेट सोल्ड होंगे वो सभी एसेट पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखो ये भी बहुत मस्त है, बहुत लॉजिकल है। देखो यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एसेट का कॉस्ट था ना, वो कॉस्ट था 100 रुपया और हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% के रेट से, तो 10 रुपया आया। उसके बाद से जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में फिर से हमने 10% के रेट से चार्ज किया, तो फिर से सेमी डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि एसएलएम है, तो फिर 10 रुपया आया। तो हमारा WDV अभी कितने का बचा हुआ है, तो WDV बचा हुआ है 80 रुपये का, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, वो 80 रुपये के WDV वाले एसेट को ऐसा मानते हैं कि हमने 105 में सोल्ड किया या फिर 92 में सोल्ड किया या फिर 74 रुपीज में सोल्ड हुआ। ओके, तो देखते हैं अगर जो 105 में सोल्ड हुआ तो कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो देखो ऑप्शन 1 केस 1, अगर जो हम 105 रुपये में एसेट को बेच दिए तो अपना WDV था 80 रुपया और हमने उसको बेचा 105 रुपये में, तो 25 रुपया अपने को एक्सेस मिला। तो ये 25 रुपये में गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है भाई, ये जो 25 रुपये में जो 20 रुपया है ना, ये तो डेप्रिसिएशन का रिकवरी है। जो 25 रुपये में 20 रुपया है ये तो डेप्रिसिएशन की रिकवरी है। तो एक काम करो, इसको आप क्या करो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस पे टैक्स लगाओ, सो दैट जब भी आपको बेनिफिट मिला तो कौन से लॉ के हिसाब से मिला था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको जब भी टैक्स भरने को आ रहा है डेप्रिसिएशन की रिकवरी पे, तो आप कौन से प्रोविजन के हिसाब से भरोगे, इसी प्रोविजन के हिसाब से भरो। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है मालूम है, जो 20 रुपया है, देखो ये 20 रुपया क्यों हमने क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप, ये 10 और ये 10 दोनों को जोड़े तो 20 रुपया आता है ना, और अपने को रिकवरी हुआ कितना, 105 रुपया। तो 80 रुपये में से अगर जो 105 रुपया रिकवर हो रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, जो 25 रुपये में से 20 रुपया है, वो 20 रुपया किसके लिए रिकवरी हो रहा है, ये तो डेप्रिसिएशन का रिकवरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, इसको आप 20 रुपये को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानो और इसको नोशनल इनकम मानो, और इसको कहाँ पे आप कौन से सेक्शन में ये चार्ज होगा, तो सेक्शन नंबर 41 में चार्ज होगा। ओके, कौन के नाम से हिसाब से, तो बैलेंसिंग चार्ज इसको बोला जाता है, ठीक है। लॉजिक आप समझे ना, इसको गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन का रिकवरी मानती है, इसके लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स करती है। क्यों ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब डेप्रिसिएशन बिजनेस एंड प्रोफेशन के हिसाब से गया तो डेप्रिसिएशन की रिकवरी है वो भी तो यहीं पे टैक्स होना चाहिए, सो दैट उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉ लगे उस पर, ठीक है। तो मैचिंग होगा ना, जो डिडक्शन दिया और बाद में उस पर इनकम चार्ज करने की बात चल रही है, तो इसके लिए। और जो 5 रुपया आपको जो सही में एक्स्ट्रा मिला वो आपका कैपिटल गेन है ना, ठीक है, तो वो कैपिटल गेन के प्रोविजन के थ्रू गवर्न करेगा। ओके, जो केस 2 है, तो देखो 80 रुपये का हमारा WDV है और हमने एसेट को बेचा कितने को, 92 रुपीज को। तो देखो यहाँ पे तो 20 रुपये में से 12 रुपया डेप्रिसिएशन की रिकवरी हो गई, तो कैपिटल गेन की तो बात आएगी ही नहीं। बात क्या आएगी कि इसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में बैलेंसिंग चार्ज करके चार्ज कर दो, ठीक है ना, एज अ इनकम। ओके, अभी देखो ये जो क्लास 3 है, केस 3 जो है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, केस 3 में अपना सेलिंग प्राइस कितना है 74 और हमारा WDV कितना है 80। तो यहाँ पे अपने को 6 रुपया कम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है मालूम है कि देख तेरे एसेट का मार्केट में वैल्यू है 74, तो ही तो 74 में बिका और तू उसको बुक में रिकॉर्ड करके रखा है 80 रुपये का। मतलब क्या, तूने एसेट को 6 रुपये से बढ़ा करके रखा है, तूने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है। तो ठीक है, अभी मार्केट में बिक गया, 6 रुपया तेरे को कम मिला, तो ये तू 6 रुपये को टर्मिनल डेप्रिसिएशन मान, ठीक है। तो इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन मान के सेक्शन 32 में ही इसका टैक्सेबिलिटी होगा, इसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो ये अपना हो गया कि जब ये एसेट सोल्ड हो तो वहां पे एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये वाला जो पढ़ाई करने वाले हैं वो एक्चुअल कॉस्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, ये आप अकाउंट से भी सीख सकते हो, वहां पे भी सीखे रहोगे। बस वहां पे क्या होता है, रेडी टू यूज की बात की जाती है और यहाँ पे पुट टू यूज की बात की जाएगी। देखो एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या, यहां पे अपने को जो परचेज किया एसेट, तो परचेज को हम कितने पे रिकॉर्ड करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम कितने पे डेप्रिसिएशन क्लेम करें, वो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, वो ये हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो अगर तो मैं नॉर्मली बात करूं तो मालूम है कैसे किया जाता है कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम परचेज प्राइस लेते हैं, ओके, जितने का हमको एसेट पड़ा। साथ में क्या करते हैं, देखो एसेट को अपने को इंस्टॉल भी कराना पड़ सकता है, उस पर अपने को ट्रांसपोर्टेशन भी पे करना पड़ सकता है, हमारे को ट्रायल रन के भी खर्चे करने पड़ सकते हैं, या फिर अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, वो कब तक होने चाहिए, तो अप टू पुट टू यूज तक के होने चाहिए। तो अगर जो अपने को पुट टू यूज तक के ये खर्चे होते हैं तो ये सभी खर्चे को एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और देखो जो भी हम टैक्सेस एंड ड्यूटीज भर रहे हैं जिसका अपने को आईटीसी नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो, तो बट ऑब्वियस वो अपने लिए कॉस्ट बन गया, तो उसको भी एसेट के कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। ओके, तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेस ऑफ एसेट। अगर जो क्या हुआ, हमने कोई एसेट को खरीदा और उसको लोन पे खरीदा, तो वहां पे अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो आप इंटरेस्ट का ऐसे पेमेंट करते हो तो वो भी आपके एसेट का कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हाँ, लेकिन कब तक के इंटरेस्ट का एक्सपेंस, तो पुट टू यूज तक के इंटरेस्ट का एक्सपेंस। अभी देखो ये तो अपने कॉस्ट मिलेंगे, कुछ रिकवरी हुई तो उसको कॉस्ट में से माइनस करने को भी मिलेगा, जैसे कि सब्सिडी हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, रिसीव्ड फॉर द परचेस ऑफ एसेट। तो सब्सिडी हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट हुआ, जो हमको मिल रहा है फॉर द परचेस ऑफ एसेट, वो अपने को माइनस करने को भी मिलेगा। देखो जब भी हमने चार्जिंग सेक्शन 28 पढ़ा तो उसमें भी सब्सिडी ग्रांट के बारे में बात किया। देखो वो रेवेन्यू ग्रांट्स थे और ये क्या है, ये एसेट के स्पेसिफिक ग्रांट्स है। ओके, तो इसके लिए यहाँ को माइनस करने को मिल रहा है, ना कि डायरेक्टली 28 सेक्शन में चार्ज किया जा रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक और डिस्कशन है कि जो आप एसेट खरीद रहे हो या आप एसेट पे खर्चा कर रहे हो, ओके, तो ये जो खर्चे का पेमेंट है, अगर जो आप सिंगल पर्सन को सिंगल डे में पेमेंट कर रहे हो, एक्सीडिंग 10,000 पेमेंट कर रहे हो, कैसे, कैश के थ्रू, बेरर चेक के थ्रू, या फिर क्रॉस चेक के थ्रू, तो इस केस में गवर्नमेंट मालूम है किसको पेमेंट आप किए वो ट्रेस नहीं कर पाती है, प्रॉब्लम आता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, इसको आपका खर्चा ही नहीं माना जाएगा, एसेट का पार्ट ही नहीं मानने देंगे, हम इसको बोलेंगे इग्नोर करो। मतलब क्या, अगर जो सिंगल पर्सन को सिंगल डे में मोर देन 10,000 आप पेमेंट करते हो कैश के थ्रू, बेरर चेक के थ्रू या फिर क्रॉस चेक के थ्रू, तो इस केस में वो खर्चा आपका खर्चा नहीं माना जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपके एसेट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं कॉस्ट इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अभी कुछ कुछ अपने को स्पेशल सर्कमस्टांसेस दी रहेंगे और इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने को जानना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक लॉजिक याद रखो कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो लॉ बनाई है उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम टैक्स पेयर को हमको 1 रुपये का भी बिना मतलब का डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं पहुंचाना है, एक्सेस डेप्रिसिएशन ना मिल पाए टैक्स पेयर को, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीजों का ऐसे ड्राफ्टिंग किया गया है। ओके, तो समझते हैं यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट एंड केसेस। तो देखो एसेट प्रीवियसली यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट है जिसको हम पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज किए और हम क्या करने जा रहे हैं अभी मालूम है, उसको नॉर्मल बिजनेस में ला रहे हैं, और तो इस केस में क्या अपने को कॉस्ट मानना है वो समझना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपका कॉस्ट नील होगा। बोले क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदा रहेगा तो वहीं पे आपको 100% डिडक्शन मिल गया रहेगा ना, जो हम देखने वाले हैं अभी। तो इसके लिए क्या बोलती है गवर्नमेंट, वहां पे आपको 100% डिडक्शन मिल गया तो यहाँ पे आप कॉस्ट नील मानो, सो दैट अगर जो कॉस्ट नील मानोगे तो आपका डिप्रिसिएशन भी नील आएगा। ओके, दूसरा केस, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट फॉर द बिजनेस यूज। तो सेक्शन 28 जो हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा उसमें देखा ना कि जब हम स्टॉक को
कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो एफएमवी पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वही एफएमवी आपका कॉस्ट भी बन जाएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए। ओके। तीसरा, एसेट अक्वायर बाय द गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। अगर जो आपको कोई एसेट मिल रहा है गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, तो वहां पे क्या होएगा, कॉस्ट अपना, तो जो WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर है ना, वही हमारा कॉस्ट बन जाएगा, सो दैट एडिशनल डेप्रिसिएशन ना मिल पाए। उसके बाद से क्या बोलता है, एसेट अक्वायर विद द इंटेंशन टू क्लेम द हायर डेप्रिसिएशन। अपने को हम एसेट क्यों अक्वायर कर रहे हैं कि हम हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करें। तो इस केस में क्या हुआ, जो असेसिंग ऑफिसर है, एओ है, उसने पकड़ लिया हमको। तो हमने एओ को बोला कि साहब आप ही डिसाइड करो कि यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो एओ क्या करेगा मालूम है, एओ विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेगा और फिर क्या करेगा, अपने को वो कॉस्ट डिटरमाइन करके देगा। और जो नॉर्मली कॉस्ट आएगा ना, जो क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मली कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा मालूम है, एफएमवी कंसीडर एज अ कॉस्ट। जो मार्केट में एफएमवी चल रहा है एसेट का, उसी को एओ क्या बोलेगा कि यही भाई तुम्हारा कॉस्ट है। ओके। अभी क्या बोलता है, री एक्विजिशन ऑफ द एसेट सोल्ड, मतलब क्या, आपने एसेट सोल्ड किया और फिर उसी एसेट को आप खरीद रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए, WDV एट द टाइम ऑफ सेल और री एक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर, वही आपका क्या माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। ओके। छठा पॉइंट, एसेट यूज फॉर द पर्सनल पर्पस बॉट इनटू बिजनेस। तो पहले आप एसेट को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे और अभी उसको आपने बिजनेस में ला दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो वो बिल्डिंग है या फिर अदर एसेट है। अगर जो वो बिल्डिंग है तो WDV आफ्टर एग्जिस्टिंग नोशनल डेप्रिसिएशन क्या होएगा, अपने का कॉस्ट बन जाएगा। और अगर जो अदर एसेट्स है तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही यहाँ के लिए भी कॉस्ट बन जाएगा। ओके। अभी देखो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी जो 100% सब्सिडरी है, उसके बीच में एसेट बेचे खरीदे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होएगा मालूम है, जो WDV ऑफ द ट्रांसफर है ना, वही क्या रहेगा, एसेट का एक्चुअल कॉस्ट ले लिया जाएगा। अभी अमालगमेटिंग कंपनी एंड द अमालगमेटेड कंपनी के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे भी WDV ले लिया जाएगा एज अ कॉस्ट। उसके बाद से डिमर्स कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी के बीच में ट्रांसफर हो रहा था, वहाँ पे भी WDV ले लिया जाएगा एज अ कॉस्ट। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अक्वायर द एसेट, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST, तो इसके बारे में क्या है, देखो, अगर जो आप इसका ITC क्लेम कर पा रहे हो तो बट ऑब्वियस आपको रिकवरी हो रही है, तो कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपने ITC नहीं क्लेम कर पाया तो आपको वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ओके। गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडी, तो अगर जो रिलेटेड टू एसेट है तो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये तो हमने ऊपर नॉर्मल केस में ही पढ़ा था। ओके। सेक्शन 35AD एसेट्स, तो सेक्शन 35AD किसके बारे में बात करता है, स्पेशल बिजनेस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप ये स्पेशल बिजनेस ओपन करो, स्पेसिफिक बिजनेस ओपन करो, और क्या होएगा, वहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा और 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब आपको 100% डिडक्शन मिल गया और फिर वो एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो 8 साल के बाद, तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो नील माना जाएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट रहेगा वो नील माना जाएगा, ठीक है। देखिए, आगे जो अभी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो ये देखने वाले हैं कि अदर पॉइंट्स क्या है जो डेप्रिसिएशन के बारे में हमको जानना चाहिए, जो हमको आने चाहिए। तो देखो क्या क्या है, एसेट यूज फॉर द पार्टली बिजनेस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एसेट्स है जो बिजनेस के लिए भी यूज हो जाए और साथ ही साथ पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउड होगा चार्ज करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, आप ये देखो कि बिजनेस में आप कितना % यूज कर रहे हो और उतना आपको बिजनेस में अलाउड हो जाएगा, ठीक है। और जो पर्सनल पर्पस वाला है वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए बिजनेस में अपना टोटल डेप्रिसिएशन 1 लाख का आता है और वो जो एसेट है वो हम क्या करते हैं 80% बिजनेस के लिए यूज करते हैं एंड 20% पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे 80% अलाउड होगा, मतलब 80,000 अलाउड होगा, एंड जो 20,000 डेप्रिसिएशन है एसेट पे वो आपका डिसअलाउड होगा। ओके। अभी दूसरा जो पॉइंट है, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ द अमालगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन, सक्सेशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए क्या किया जाएगा मालूम है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल वे में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके। और कैलकुलेट नॉर्मली करके हम क्या करेंगे, हम देखेंगे
कि जो प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर कंपनीज हैं वो एसेट को कितना कितना दिन यूज किए और डेप्रिसिएशन को उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर में, ठीक है ना। किसके थ्रू ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एसेट यूज बाय देम, तो किसने कितना दिन एसेट यूज किया उसके बेसिस पे। ओके, ये पॉइंट बहुत ही मजेदार है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखो, तो अगर जो मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो ये वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है जो प्रॉफिट से एग्जिस्ट नहीं हो पाया, प्रॉफिट कम पड़ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर जो इसका पूरा नाम बोले तो पूरा नाम क्या होना चाहिए मालूम है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू लोअर प्रॉफिट अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। ओके, तो देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो अपना प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना आया, तो 50,000 है। ओके, सभी जो दूसरे एक्सपेंस माइनस करने के बाद अपने पास 50,000 का प्रॉफिट है। अगर जो मैं डेप्रिसिएशन देखूं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो डेप्रिसिएशन अपना कितना निकल के आ रहा है, 2 लाख का। तो इस केस में जो ये 1,50,000, तो अपना डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि प्रॉफिट कम है ना, तो ये क्या रहेगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और ये क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, अभी देखो ये तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है मालूम है, इसके रिस्पेक्ट में लॉ क्या है वो समझने जा रहे हैं। तो एक बात समझो, यहां पे गवर्नमेंट ने मालूम है क्या, बहुत ही लिबरल लॉ बनाया है, बहुत ही छूट दिया है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए। मालूम है क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक तरफ असेसी एक तरफ गवर्नमेंट। असेसी क्या बोला है गवर्नमेंट को, देखो साहब आपने मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बार में डिडक्शन नहीं अलाउड किया, मैंने मान लिया। साहब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो रेट था वो आपने डिसाइड किया, इतना कुछ आपने किया, और उसके बाद से जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रहा है उसको तो मुझे एडजस्ट करने दो अच्छे से। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार, हर बात तो मेरा ही चल रहा है, तो एक काम करते हैं, जो डेप्रिसिएशन है उसके रिस्पेक्ट में लिबरल लॉ बनाते हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसके रिस्पेक्ट में लिबरल लॉ बनाते हैं, छूट देते हैं। तो इसके लिए आप ये देखोगे ना, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बहुत ही प्यारी चीज हो जाती है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको ये कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए, इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। क्या बोल रहे हैं मालूम है, कि ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, ये भले ही बिजनेस का एक्सपेंस है तुम्हारा, आप दूसरे हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो। 5 हेड है ना अपने इनकम में, तो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ करके दूसरे हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सुनिए, आप जो सैलरी का हेड है ना वहां से एडजस्ट आप प्लीज मत करना, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। तो बोला जाता है क्यों ऐसा, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, देखो सैलरी एक ऐसा इनकम है जिसमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता, और इसीलिए उससे लॉस का एडजस्टमेंट होने ही नहीं देती गवर्नमेंट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का। क्या बोलती है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, सैलरी को छोड़ के तुम किसी से भी एडजस्ट करो ना, ठीक है। तो ये तो एडजस्टमेंट की बात आ गई। उसके बाद से ये कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो इनडेफिनेटली, जब तक चाहो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो, गवर्नमेंट कुछ रोक नहीं लगाने वाली है। ओके, इवन इफ रिटर्न नॉट फाइल ऑन टाइम, अगर जो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं होता है तो भी, समझ रहे हो ना इतना लिबरल लॉ क्यों बना रही है गवर्नमेंट। ओके, अभी देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा, तो सबसे पहले जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसका हम सेट ऑफ करेंगे। करंट ईयर के डेप्रिसिएशन का सबसे पहले सेट ऑफ क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ना, जो अपना डेप्रिसिएशन है वो अपने को मैंडेटरी है ना क्लेम करना, तो ऐसा थोड़े ना हो कि मैं क्लेम करूं या ना करूं, तो डेप्रिसिएशन तो अपने को क्लेम करना ही है। ओके, और अगर जो नहीं करते तो वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बन जाता ना यार, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट नहीं बनने देगी जल्दी। क्यों, क्योंकि अगर जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बन गया तो उसके लिए तो लिबरल लॉ में आ जाएगा ना, बहुत सारे बेनिफिट मिलने लगेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, देख भाई तेरे को अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम, जो तेरा डेप्रिसिएशन है वो क्लेम करना ही है। ओके,
तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे पहले आपको क्लेम कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, देखो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, आप ही बताओ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबसे पहले किसको एडजस्ट करोगे? अगर जो मेरे से कोई पूछे ना तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ही एडजस्ट करना पसंद करूंगा। बोलते हैं क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसको तो बस मैं 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं ना, वेयर एज जो अपना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको तो मैं कब तक भी ट्रांसफर करूं यार, कैरी फॉरवर्ड करूं, कभी भी सेटअप मारूं, कोई उस पर रोक नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जो दूसरा ऑर्डर पे आएगा ना वो आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एंड देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सबसे लास्ट में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो तो यहां पे अपना डिस्कशन खत्म हुआ सेक्शन नंबर 32 पे। बहुत ही लॉजिकल वे में आपको बताया। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई रहेंगी। अगर जो समझाया रहेगा तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सेक्शन और हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 35, जो बात करता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। तो देखिए ये सेक्शन गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो देखिए जो इंडिया है, इंडिया में गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है? लोग रिसर्च करें, साइंटिफिक रिसर्च करें, सो दैट इंडिया वालों को नई नई टेक्नोलॉजी का समझ आए, नई नई वो इनोवेशन कर सके। तो इससे क्या होगा? इससे जो इंडियन बिजनेसमैन है, जो इंडियन बिजनेस है, वो वर्ल्ड लेवल पे कंपीट कर पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है मालूम है? साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, साहब साइंटिफिक रिसर्च पे अगर जो आप कुछ खर्चा करते हो तो वो खर्चे का, उस एक्सपेंडिचर का हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 35। ओके, तो आइए समझते हैं सेक्शन नंबर 35 को। तो सबसे पहले देखो जो रिसर्च है वो दो तरह से हो सकता है। या तो जो बिजनेसमैन है, बिजनेस है, वो खुद रिसर्च करे, या फिर क्या करे, बिजनेसमैन या जो बिजनेस है किसी और पर्सन को पैसा दे दे, कंट्रीब्यूशन दे दे कि भाई तू मेरे लिए रिसर्च कर। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, दोनों का डिडक्शन मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 35 में। ओके, सबसे पहले हम इन हाउस रिसर्च की बात करेंगे। तो इन हाउस रिसर्च के बारे में क्या प्रोविजन है वो समझते हैं। देखो तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है? अरे ये जरूरी नहीं है कि जब तुम बिजनेस ओपन करो तो ही रिसर्च करो तो हम आपको डिडक्शन देंगे। आप बिजनेस ओपन करने से पहले भी अगर जो रिसर्च किए ना तो भी उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इन हाउस रिसर्च की बात करूं तो अगर जो आपने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कोई रिसर्च कर रहे हो, जो साइंटिफिक रिसर्च है, तो वहां पे लास्ट के 3 साल में जितने आपके खर्चे हुए ना वो रेवेन्यू एंड कैपिटल उसका डिडक्शन दिया जाएगा आपको। ओके, अब ये जो डिडक्शन कैसे दिया जाएगा, देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 2 एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिलेगा जो बहुत बड़े एक्सपेंस है। एक तो है अपना सैलरी, ओके, और इंक्लूडिंग परक्विजिट्स, ओके, इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, एंड देन दूसरा एंड मटेरियल्स। तो ये जो मटेरियल के खर्चे है और सैलरी का खर्चा है एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, तो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरी साइड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ करके, लैंड को गवर्नमेंट क्यों छोड़ती है? तो फिर से वही बात आती है कि देखो साहब लैंड पे भले ही आपने पैसा खर्चा किया है लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं तो कल जब भी आप उसको बेचोगे आपको मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे लैंड का डिडक्शन आपको नहीं देंगे। ओके, तो लैंड को छोड़ करके हर चीजों का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अब ये कौन से ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा? तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस साल में आप बिजनेस कमेंस करोगे उस साल में रिटर्न फाइलिंग करोगे और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ओके, दूसरी साइड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर जो आप कोई रिसर्च करते हो तो यहाँ पे मालूम है आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, एक्सेप्ट लैंड, आपका हर चीज का 100% डिडक्शन अलाउड होगा। ओके, इसके बाद आउटसाइड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया। देखो अब तक हमने देखा इन हाउस रिसर्च के बारे में, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि एज अ बिजनेसमैन हम क्या कर रहे हैं, किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे कि भाई तू रिसर्च कर। तो वहां पे कैसा प्रोविजन है वो समझने जा रहे हैं। अगर जो हम आउटसाइड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च एसोसिएशन को, उसके बाद से यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, जो या तो साइंटिफिक रिसर्च करता है या फिर सोशल एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्च करता है,
तो वहाँ पे अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, दूसरी साइड अगर जो हम किसी इंडियन कंपनी को जो एंगेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको अगर जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो वहाँ पे भी क्या बोलता है मालूम है, 100% डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर जो 2 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल लेबोरेटरी, अगर जो हम इसको कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है मालूम है, 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर जो आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो भी डिडक्शन मिलेगा, फिर आप आउटसाइड को कंट्रीब्यूट करते हो कि भाई तुम रिसर्च करके दो, तो वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, या उनको हेल्प करते हो रिसर्च करने में पैसा दे करके, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहली बात, इवन इफ अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट विड्रॉल आफ्टर पेमेंट डिडक्शन अलाउड। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, जब भी आपने उसको कंट्रीब्यूशन दिया रिसर्च के लिए, उस समय उसके पास ये जो अप्रूवल था ना वो था, लेकिन बाद में वो अप्रूवल विड्रॉन हो गया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, फिर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया तभी तो अप्रूवल था ना उसके पास। ओके, रिसर्च का इसके लिए देखो, नो डेप्रिसिएशन अलाउड इफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35। आप ही बताओ ना कौन से मुंह से आप मांगने जाओगे डेप्रिसिएशन, जब भी आपको इधर ही 100% गवर्नमेंट एक ही साल में डिडक्शन दे रही है, तो आप कैसे डेप्रिसिएशन की बात कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको हम कंपोजिट एग्रीमेंट के थ्रू खरीदें, जहां पे जो बिल्डिंग है उस पे तो डिडक्शन अलाउड है यहाँ पे 100%, जो लैंड है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं अलाउड है। तो वो जो हमने साथ में खरीदा, जो प्राइस हमने पे किया, उसको बाइफरकेट तो करना पड़ेगा, सो दैट लैंड वाला डिस अलाउड करेंगे और बिल्डिंग वाला अलाउड करेंगे। वो होगा कैसे, तो देखो क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ FMB बिकॉज कॉस्ट ऑफ लैंड इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। समझे बात को आप। ओके, अभी क्या बोलता है, अनएब्जॉर्ब्ड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम होगा एज अ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्जॉर्ब्ड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसका ट्रीटमेंट सेम होगा कैसे, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में। समझे। तो यहाँ पे अपना ये सेक्शन खत्म हुआ, सेक्शन नंबर 35। अब हम क्या करते हैं, अभी ये एक सम है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए, मिस्टर ए furnishes the following particulars for the previous year 21 and 22. Compute the deduction allowable under section 35 for the assessment year 22-23 while computing his income under the head profit and gain of business or profession. तो ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, ये सम में देखो कैसे अपने को डेटा दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च के रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर दिया है, और अपने को ये देखना है कि वो एक्सपेंडिचर 35 सेक्शन के अंडर अलाउड होगा या डिस अलाउड होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, एक एक एक्सपेंडिचर देखेंगे और उसका यहाँ पे सोल्यूशन भी कर देंगे। ओके, सबसे पहला क्या बोलता है, अमाउंट पेड टू द नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। तो देखो ये इंडियन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, तो इसके लिए यहाँ पे 35 में डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ पे 100% डिडक्शन मिलेगा। ओके, अभी इसने खर्चा कितना किया है, 1 लाख, तो 1 लाख पूरा इसको मिल जाएगा। ओके, अगला, अमाउंट पेड टू द IIT दिल्ली फॉर द अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। तो ये भी कवर है अंडर सेक्शन 35, तो इसीलिए IIT वाला भी 100% इनको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, 2,50,000 पे। आगे देखें तो तीसरा, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर इन इंडिया विच हैज as its main object scientific research and development as it is approved by the prescribed authority। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, कंपनी है जिसको अथॉरिटी मिली है क्या लिए, रिसर्च करने के लिए, तो ये भी सेक्शन 35 में कवर है, तो इसका भी डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो 4 लाख, तो 4 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, ये हमने पढ़ा ना तीनों, ये था आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या, हमने आउटसाइड कंट्रीब्यूट किया,
ओके, अब ये जो चौथा पॉइंट है वो मालूम है किससे रिलेटेड है? इन हाउस रिसर्च से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च से। तो इसका देखो कैसे होगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इन हाउस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो साइंटिफिक रिसर्च में 100% अलाउड होगा। ओके, तो यहाँ पे ये 100% अलाउड हो गया अपना। एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, इसके लिए ये क्या होएगा, अपने को ये नहीं देखना है कि ये क्या खर्चा है, सैलरी है, मटेरियल है या फिर कुछ और है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोला जाता है, लैंड को छोड़ करके और सभी अलाउड होंगे। तो देखो 7,50,000 का पूरा खर्चा हुआ है, जिसमें से 5 लाख का लैंड का खर्चा हुआ है, तो जो 5 लाख है वो नहीं अलाउड होगा, नील आ जाएगा। और उसके बाद से जो अदर्स है वो 100% अलाउड होंगे। तो अपना 7 लाख पूरा खर्चा है, उसमें से अगर जो मैं 5 लाख को माइनस कर दूं तो ये आ गया 2,50,000। ओके, इस तरह से अंडर सेक्शन 35 में अपने को कितना अलाउड होगा, तो 1 लाख, 2,50,000, 4 लाख, 3 लाख एंड 2,50,000। तो 13 लाख का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये जो रिवीजन लेक्चर है उसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई रहेंगी, और ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम जो फर्दर यहाँ पे सेक्शन से उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।